हेलो गाइस, स्टडी 90 पर आपका वेलकम है गाइस। आज तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए क्वेश्चंस यानी कि पीडीएफ लाया है। ठीक है ना। केमिस्ट्री से कुछ टॉपिक्स चेंज लिए हैं मैंने, और केमिस्ट्री के वो टॉपिक लिए हैं सिलेक्टेड जो क्वेश्चंस पेपर में आने वाले हैं। नेवी वालों का पेपर अब हाल ही में जल्दी होगा। क्या कहा? नेवी वालों का पेपर हाल ही में जल्दी होगा। तो सीधे पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं गाइज और चलते हैं अपने टॉपिक की। और टॉपिक है हमारा लवण एवं क्षार। लवण एवं क्षार यानी कि अम्ल, भस्म और लवणाज, इनके बारे में पढ़ेंगे और बहुत सी चीज़ें इनके साथ साथ और भी जानते चलेंगे। ठीक है गाइज, तो आओ जानते हैं धीरे धीरे अपना काम। सबसे पहले जानते हैं अम्ल। अम्ल क्या होते हैं पहले ये जान लो। अम्ल के यौगिक पदार्थ हैं। अम्ल एक यौगिक पदार्थ है, यानी कि यौगिक मतलब बहुत सारे ऐसे जुड़े होने को ही यौगिक बोलते हैं, जो बहुत सारे जुड़े जिसमें एक या एक से अधिक विस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणु विद्यमान होते हैं। मैंने कहा ना कि ये भी है, ये भी है, ये भी है, अभी एक जगह हो जाएंगे तो ये बहुत सारे हो जाएंगे। इन्हें ही एक जगह होने से ही परमाणु सिद्धांत वो लगाया, जिन्हें अर्थात पूर्णतः धातुओं या धातुओं का सदस्य आचरण करने वाले मूलांकों द्वारा विस्थापित करने पर लवण का निर्माण होता है, जो सारक या अक्षार में अभिक्रिया लवण एवं जल बनाते हैं, जिनके जलीय घोल नीले लिट्स को लाल कर देते हैं। अम्ल बहुत सारे इस तरह के पदार्थ हैं, इस तरह के अणु हैं, अब सारे मिलकर जब अम्ल बनता है। ठीक है। अम्ल का क्या काम है? अम्ल जो है नीले लिट्मस को, वो कह रहे हैं ना, जिनके जलीय के जो घोल नीले लिट्मस को लाल कर देते हैं। अम्ल क्या काम करते हैं? अम्ल नीले लिट्मस को लाल कर देते हैं। बस आपको ये क्वेश्चन ध्यान रखना यहाँ से जाता है। तथा स्वाद में खट्टे होते हैं, और अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। कौन कौन से उसे देख लो, अब मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा क्वेश्चंस। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अच्छे व प्रबल अम्ल विद्युत के सुचालक होते हैं, यानी कि उनसे विद्युत भी बह सकती है। ठीक है ना। सुचालक का मतलब अम्ल विद्युत से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, यानी कि उनसे हाइड्रोजन गैस निकलती है। भस्म व क्षार से प्रतिक्रिया करके लवण और जल बनता है, और उनसे जल भी बनता है। नीले लिट्मस पत्र तथा मिथाइल ऑरेंज को लाल कर देते हैं, और ये नीले को लाल में बदल देते हैं। ठीक है गाइस, आगे चलते हैं। आगे हमारा जानते हैं अम्ल संबंधित कुछ आधुनिक विधारणाएं, यानी कि अम्ल से संबंधित कुछ विचारधाराएं जिन्होंने दी हैं। आर्हेनियस का आर्निक सिद्धांत है। आर्हेनियस एक सिद्धांतिक एक खोजकर्ता थे। तो वह अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है, यानी कि जो हाइड्रोजन आयन देता है। यह बात किसने बताई? आर्हेनियस ने बताई। दूसरा है ब्रांड श्रेष्ठ और लॉरिस का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार क्या बताया अम्ल को? अम्ल वे पदार्थ जो एक दूसरे को प्रोटीन प्रदान करने की क्षमता रखते हैं। ठीक है ना। तो एक दूसरे को प्रोटीन करने की क्षमता रखता है, ये भी बात ठीक ही है और वो भी बात ठीक है। तीसरे ने लीवियस का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, यानी कि लीवियस ने क्या बताया? लीवियस ने बताया कि इस सिद्धांत के अनुसार यह बताया कि अम्ल वह पदार्थ हैं अणु, आयन या मूलांक जिसमें इलेक्ट्रॉन का एक निर्जन युग स्वीकार करने की प्रवृत्ति है। यह बात भी ठीक है। अब जानते हैं अम्लों का वर्गीकरण, यानी कि अम्लों को किस प्रकार बांटा जाता है। अम्लों का वर्गीकरण। अम्ल दो प्रकार के होते हैं। ठीक है। ऑक्सिक अम्ल, हाइड्रा अम्ल। एक ही अम्ल, एक ही अम्ल। ठीक है। पहले ऑक्सी अम्ल पढ़ते हैं। जिन अम्लों में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन दोनों उपस्थित रहते हैं, यानी कि हाइड्रोजन पानी और ऑक्सीजन, उन्हें ऑक्सी अम्ल कहते हैं। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। ठीक है ना। तो ये रहते हैं। और गाइस अब जानते हैं हाइड्रामल, दूसरा अम्ल। जिन अम्लों में केवल हाइड्रोजन उपस्थित रहता है हाइड्रामल कहलाता है। हाइड्रामल में ऑक्सीजन अनुपस्थित रहता है, यानी कि ऑक्सीजन नहीं रहती। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, जो हमारे पेट के अंदर रहता है। आप कहोगे शरीर में तो ऑक्सीजन है, लेकिन उस जगह नहीं है जिस जगह ये है। हाइड्रोब्रोमिक अम्ल HBr अम्ल, हाइड्रो आयोडिक अम्ल HL, हाइड्रोसैनिक अम्ल HCHL। ये क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है ना। इसका सूत्र आपसे ही पूछा जा सकता है। ओके गाइस, आगे चलते हैं अपनी पीडीएफ पर। आगे जानते हैं अम्लों के उपयोग। अब इनके क्या क्या उपयोग हैं जानते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग पेट्रोलियम के शोधन में किया जाता है, यानी कि पेट्रोल निकालते हैं तभी से सफाई करने के लिए। कीचड़ से पेट्रोल निकाला जाता है तो उसके शोधन यानी कि सफाई में जब काम आता है अम्ल। कई प्रकार के विस्फोटक बनाने में भी, गंधक पोटास बनाने में भी काम आता है। रंग व औषधियों में, रंग में औषधियों यानी कि दवाइयों में बनाने में, संचयक, बैटरियों में भी काम आता है अम्ल, ये वाला अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का उपयोग कहाँ किया जाता है? नाइट्रिक का सुन लो। औषधियों के निर्माण में, दवाइयों के निर्माण में, उर्वरक
खेती खुआड़ी के निर्माण में, फोटोग्राफी का जो अब जिस आप फ़ोटो बनवाने जाते हैं तब आप वो उसी अमल में उस फोटो को धो करके देता है। विस्फोटक पदार्थों के निर्माण में, अमलराज बनाने में, प्रयोगशाला में यानी कि वैज्ञानिकों के पास नाइट्रिक अम्ल के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ तक इनके सुने। अब तीसरा जानते हैं। तीसरा हमारा क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग। इसका उपयोग प्रयोगशाला में यानी कि वैज्ञानिकों के पास अमलराज बनाने में, रंग औषधि बनाने में, मैंने बता दिया। ठीक है गाइस, आगे जानते हैं आगे क्या है। एसिटिक अम्ल का उपयोग। एसिटिक अम्ल का उपयोग कहाँ है? एसिटिक अम्ल का उपयोग विलायक के रूप में यानी कि कुछ मिलाने के रूप में, सिरका निर्माण में, सिरका बनाने में, एसिटिन बनाने में, खट्टे पदार्थ बनाने में इसका उपयोग होता है। खट्टे पदार्थ। फार्मिक अम्ल। अम्ल का उपयोग जीवाणुनाशक दवाओं में, कीड़े मारने में, फलों को सुरक्षित रखने में, फलों पर जो मक्खियाँ बैठती हैं वहाँ पर इस अम्ल का प्रयोग होते हैं। जो फुहारा मारते हो पानी जो, उसमें अम्ल मिला रहता है। रबड़ के स्कंदन में, चमड़ा उद्योग में, तो यहाँ मैं लिख का प्रयोग किया। ऑक्जुलेट अम्ल, ये बहुत महत्वपूर्ण अम्ल है भाई, इस पे ध्यान रखना यार। ठीक है, इस वाले पर। ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग कहाँ किया जाता है? फोटोग्राफी में, कपड़ों की छपाई में। ठीक है गाइस, ये ध्यान रखना है। चमड़े के विरंजक के रूप में किया जाता है, चमड़े का चूर्ण बनाने में, कपड़े पर स्याही के धब्बे को हटाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है गाइस, ये क्वेश्चन याद रखना है। अगला जानते हैं बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल का प्रयोग कहाँ किया? दवा व खाद्य पदार्थों के संरक्षण में किया जाता है, यानी कि दवाओं में और खाद्य पदार्थों में किया जाता है। साइट्रिक अम्ल खट्टे पदार्थों में किया जाता होगा, जाहिर सी बात। साफ करने में, खाद्य पदार्थों, दवाओं के निर्माण में, कपड़ा उद्योग में किया। अम्ल का पीएच मान कितना होता है? अम्ल का पीएच मान 7 होता है। अम्ल का पीएच मान 1, 2, 3 इस तरह से यहाँ तक 14 तक होता है। एक ऐसा पैमाना होता है। बीच में 7 होता है जो उदासीन होता है, यानी कि न्यूट्रन। सोरेनसन ने इसकी खोज की। किसने की? सोरेनसन ने इसकी खोज की थी। ठीक है, पैमाने की। और 1 से 7 तक अम्ल और 7 से 14 तक क्षार। ठीक है, अब जानते हैं भस्म यानी कि बेस। क्या जानते हैं? बेस। भस्म धातु या धातुओं के सदृश आचरण करने वाले मूलांकों के वे यौगिक हैं जो अम्लों से अभिक्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं। यानी कि ये कुछ इस तरह के धातु हैं, ये इस तरह के पॉइंट हैं कि आपस में मिलकर और अम्लों से अभिक्रिया कर, यानी कि अम्लों से भी मिलकर कुछ नया बनकर और वहाँ पर लवण यानी कि कुछ चीज़ें और जल बनाते हैं। जैसे आगे जानते हैं अम्लों के गुण दोष, भस्म के गुण दोष। भस्म के गुण दोष जानते हैं। क्षार स्वाद में खट्टे होते हैं। भस्म को ही पहले मैं बता दूं क्षार भी बोलते हैं, और यह कड़वे होते हैं। क्षार। खकार देखा आपने? खकार, खकार। मलगम देखा आपने? शरीर के अंदर जो मलगम होता है वो क्षार है। जो आपकी राल है, राल, राल, वो आपकी क्षारीय है। तीखा या कड़वा होता है। दूसरा, क्षार छूने से साबुन जैसा चिकजना लगता है, यानी कि चिकचिका सा लगता है, अजीब सा। परबल सार विद्युत का सुचालक होता है, यानी कि तकड़ा सार विद्युत का सुचालक होता है, यानी कि उसमें से विद्युत भी बह सकती है, यानी कि बिजली करंट भी जा सकता है। अमल से प्रतिक्रिया करके लवण तथा जल देता है, जाहिर सी बात है। ठीक है, स्पेन सेकंड चेंज कर लेता है तुम्हारा भाई। एक सेकंड गाइस। ये क्षार लाल लिटम्स को नीले तथा मिथाइल ऑरेंज को पीला कर देते हैं, यानी कि क्षार जो होते हैं, यानी कि हमारी खकार, थूक, रैंट, बलगम, ये जो होते हैं ये नीले लिटम्स को, ये लाल लिटम्स को उन पर गिरने से, अगर लाल लिटम्स के ऊपर क्षार को गिर दिया जाए तो वह नीला कर देता है। यानी कि अगर साबुन के ऊपर क्षार को गिर दिया जाए तो वह लाल से नीला बन जाएगी। बात है कहने की मेरी ये। ठीक है ना, आप आजमा करके देख लेना। क्षार में तेल और गंधक को घोलने की क्षमता होती है, यानी कि क्षार के अंदर तेल और गंधक घोलने की क्षमता होती है। क्षार कार्बनिक पदार्थों को नष्ट करते हैं, ये नष्ट करते हैं। क्षार फेनोल पैथनिल को गुलाबी कर देता है, मैंने बोला था ना अभी रंग बदल देगा। लवण के घोल में डालने जाने पर धातु के हाइड्रोक्साइड को अवेक्षित कर लेता है। ठीक है ना, जब इसे घोलते हैं तो हाइड्रोक्साइड को अवशोषित यानी कि उसे पकड़ लेता है। ये इसकी कहने का मतलब ये है। भस्म संभावित कुछ विचारधाराएं। आर्हेनियस का सिद्धांत यह है, यानी कि इसमें भी कुछ सिद्धांत दिए हैं भस्म के बारे में। क्या सिद्धांत है? भस्म वे पदार्थ हैं जो जलीय घोल में, यानी कि जलीय घोल में हाइड्रोक्साइड आयन देता है। कैसे जान लो कैसे देता है? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इसमें जल मिलाएंगे,
तो पहले Na, ठीक है, ये बनाया एक बंद, ठीक है ना। तो इस तरह से यह अलग अलग होकर के यहाँ विकृत हो रहा है, इस जगह पर यहाँ विकृत होता है, ठीक है ना गाइस। तो इस तरह का कुछ इस तरह का घोल बनाते हैं। कुल मिला के कहने का मतलब ये लाल लेटम्स को नीले में बदल देते हैं, नीले को लाल में बदल देते हैं। ब्रांड लोरी का सिद्धांत क्या था? इस सिद्धांत के अनुसार उसने क्या कहा था, भस्म वह पदार्थ है जो किसी एक दूसरे पदार्थ से प्रोटीन ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं। ये गलत था, ठीक है गाइस। ब्रांड्स टेस्ट ने ये कहा था कि यह एक दूसरे को प्रोटीन करने की क्षमता देता है। तीसरा कहा था, तीसरा कहा था लीवियस का सिद्धांत था। उसने ये कहा था कि भस्म वह पदार्थ है जिसमें इलेक्ट्रॉनों के एक निर्जन जोड़ी पदार्थ प्रदान करने की क्षमता होती है। ये बात ठीक कही थी उसने, यानी कि एक जोड़ी निर्जन प्रदान करने की क्षमता है। अगर एक क्षार इस तरह है तो वो अपने में से कई और निकाल सकता है। हाँ, ये बात तो है। जैसे हाइड्रोनोमिया आयन बनाना, जहाँ H2O लीवियस भस्म है। हाँ, ये बात ठीक थी उसकी। भस्म के प्रकार, भस्म या सारक दो प्रकार के होते हैं। जल में विलय यानी कि घुलने वाली भस्म, जल में अविलय यानी कि जल में ना घुलने वाली भस्म। जानते हैं दोनों। पहले सार जानते हैं। वैसे भस्म जो जल में घुले विलय होते हैं सार कहलाते हैं। वैसे भस्म, वैसा भस्म जो जल में घुल जाते हैं उन्हें सार कहलाते हैं। जैसे सोडियम, हाइड्रोजन, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रा, अमोनिया आदि। सभी सार भस्म सारक होते हैं, सही बात है। लेकिन सभी भस्म सारक नहीं होते, ये भी ठीक बात है। इसका कारण यही है कि सभी भस्म जल में विलय नहीं होते, यानी कि भस्म सभी जल में नहीं मिल सकती, ठीक है ना। हाँ, ठीक बात है ये तो। आगे जानते हैं, ठीक है, आगे क्या है, एक सेकेंड ये रहा। अब जानते हैं जल में विलय सारक, यानी कि जल में जो ना घुलने वाले सारक हैं वो कौन से। जल में अविलय सारक, उनके नाम सुन लो, बनाते हैं परंतु सार के अन्य गुण भी प्रदान नहीं करते। जैसे उनके कौन कौन से, जिंक ऑक्साइड, फास्फोरस ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, फेरस हाइड्रोक्साइड आदि, ठीक है गाइस। तो ये जो हैं ये वो हैं जिनमें जल नहीं घुलते। भस्म व सारों के उपयोग, इनके उपयोग कहाँ किए जाते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड घरों में चूना पत्थर पोतने में, कह रहे थे आप पुताई करते उसमें, गारा पलस्तर बनाने में, इनमें सब में, ब्लीचिंग पाउडर में, व्यंजक चूर्ण बनाने में, जल को मृदु बनाने में, साफ करने में, अमल के जलाने पर मरहम मिट्टी से चमड़े के ऊपर बाल साफ करने में, मिट्टी की अम्लता दूर करने में यहाँ किया जाता है, ठीक है गाइस। कास्टिक सोडा NaOH, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। इसका उपयोग किया जाता है साबुन में, पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में इसका भी उपयोग किया, कागज़ एक कपड़ा बनाने में, दवा निर्माण में, घरों कारखानों में सफाई करने में इसका प्रयोग किया जाता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KO2H, इनके फॉर्मूले जरूर पूछेगा, प्रयोगशाला में किया जाता है। मुलायम साबुन बनाने में किया जाता है। CO2 तथा SO4 जैसे गैसों के अवशोषों के रूप में किया जाता है, ठीक है। तो ये इसके हैं। मिश्रित लवण जानते हैं हम, यानी कि जो मिक्स लवण होते हैं। पहले लवण जान लेते फिर भस्म। वैसे लवण जिसमें एक से अधिक भास्मिक अम्लीय मूलांक उपस्थित हो मिश्रित लवण कहलाते हैं। जैसे सोडियम, पोटेशियम सल्फेट, विरंजक चूर्ण, सही है। द्विव्य लवण चूर्ण, ये शायद आपके लिए ज़्यादा हो जाएगा नेवी वालों की, ठीक है ना। बस तो इतना ही बता देता हूँ, ये आप देख लेना, ठीक है गाइस। अब आ जाते हैं सीधे पॉइंट ऑफ व्यू से आगे। हाँ, यहाँ से आपका कुछ सामान्य पदार्थों के pH मान, यहाँ से आपसे क्वेश्चन वो पूछ लेगा। जहाँ तक है क्वेश्चंस कैसे पूछ लेगा, जैसे नींबू का pH मान पूछ लेगा तो क्या होता है 2.2 से 2.4 तक होता है। सिरके का pH मान होता है 2.4 से 3.4 तक होता है। शराब का pH मान वो कितना होता है 2.8 से 3.8 तक। टमाटर का 4 पॉइंट से लेके 4.4 तक होता है। बियर का वो कितना होता है pH मान होता है 4 पॉइंट से लेकर 5.5 तक। और मानव मूत्र का ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है 5.5 से लेकर वो कितना होता है 7.5। और मानव लार यानी कि आपकी जो जीभ पर जो राल आती है उसे कहते हैं मानव, 6.5 से लेकर के 7.5 तक होता है। और रक्त का यानी कि मानव के खून का 3.3 से लेकर 3.4, इसका एग्जिट वैसे ज़्यादातर 3.5 ही आता है। और दूध का होता है 6.4। pH मान का दैनिक जीवन में महत्व, यानी कि इनका महत्व क्या है हमारे जीवन में, क्या है इनका मतलब, ये जानते हैं, ठीक है ना। मनुष्य और पशुओं में pH
शरीर में होने वाली जैविक रासायनिक अक्रिया अधिकतर संकीर्ण pH वर्ग 7 से 7.8 तक होती है। हमारे शरीर के अंदर जो परिक्रिया होती है 7 से लेकर के 7.8 तक होती है, कहीं तक भी। यहाँ तक कि pH में थोड़ा सा परिवर्तन भी इन क्रियाओं पर बुरा असर डाल सकता है। ठीक है ना, ये है बात। अब जानते हैं अम्लीय वर्षा। जब वर्षा का पानी pH 5.6 से कम हो जाता है तो उस अम्लीय वर्षा कहते हैं। जब अम्लीय वर्षा नदियों में बहती है तो पानी का pH कम हो जाता है। ये भी आपसे पूछता है कि pH कम होता है नदी का, तो जब वर्षा के समय बहती है, जिसके परिणाम स्वरूप जलीय जीवन का अस्तित्व कठिन हो जाता है। आगे देखते हैं पौधों में pH मान। पौधों में pH मान एक विशिष्ट pH मान के वर्ग की मिट्टी के पौधों का स्वास्थ्य विकास होता है। यह मिट्टी सारी और अत्यधिक अम्लीय नहीं होनी चाहिए। ठीक, अपने ऊपर जानते हैं। पाचन तंत्र में पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उत्पादन होता है। सही बात है, HCl का, जो भोजन में पाचन में सहायता करता है। ठीक है, जब हम मसालेदार खाना खाते हैं तो पेट में अम्ल बनता है। ठीक है, जो कि अम्लता पेट में जलन व कभी कभी दर्द का कारण बन जाता है। हाँ, इससे छुटकारा पाने के लिए प्रति अम्ल मैग्नीशियम का दूध की तरह क्षार का उपयोग करते हैं, यानी कि कुछ इस तरह का उपयोग करते हैं जो झिल जाए। जानवरों और पौधों की सुरक्षा मधुमक्खी के डंक से गंभीर जलन होती है। यह इससे मौजूद मिथेनाइक अम्ल के कारण होता है, यानी कि उनमें मिथेनोइक अम्ल होता है, इसलिए जलन होती है जो उनमें काटते हैं हमें। एक हल्का सारक जैसे कि बेकिंग सोडा के उपयोग से दर्द में राहत होती है। कुछ पौधों जैसे कि नेटल पौधों में चुंबने वाले बाल जानवर मानव शरीर के संपर्क में आने पर उनके शरीर से मिथेनोइक अम्ल को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है गाइस, ये बात है, जिसके कारण गंभीर दर्द और जलन महसूस होती है। ठीक है ना, ये इसलिए महसूस होती है उनके संपर्क में आने से। आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे ये मेन पॉइंट जो है दंतशय। दांत का इनेमल, यानी कि दांतों पर जो इनेमल चढ़ा होता है कैल्शियम फास्फेट का होता है, वो जो शरीर के सबसे कठोर पदार्थ होते हैं, सबसे कठोर पदार्थ वही है। विभिन्न खाद्य पदार्थ जो खाते हैं उनके प्रभाव से प्रभावित नहीं होता। यदि मुंह पर भोजन के बाद ठीक से नहीं धोया जाता तो खाद्य पदार्थ खराब हो जाता है। आगे जानते हैं गाइस। ठीक है, तो रासायनिक संकेत के कुछ सूत्र भी हैं गाइस जो मैं आपके लिए लाया हूँ। ऐसे संकेत किसी तत्व के लंबे नाम को संरक्षित रूप से व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त अक्षर का समूह रासायनिक संकेत दिया जाता है। यानी किसी भी कोई भी चीज़ है उसके नाम को ज़्यादातर देने के लिए, जैसे ये दे रखे हैं मैंने, संकेत किया जाता है। कहने का मतलब ये है, मैं आपको ज़्यादा नहीं कुछ बताना चाहता। आधुनिक तत्व सारणी के समय जर्मन वैज्ञानिक वर्जिलियस द्वारा विकसित प्रणाली के अनुसार, यानी कि एक वैज्ञानिक थे वर्जिलियस, उनके अनुसार वर्जिलियस ने इस प्रणाली का विकास 1811 में किया। इस प्रणाली के अनुसार किसी तत्व के अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन नाम पर प्रथम अक्षर उस तत्व का संकेत होता है। ठीक है, हाँ ये बात ठीक है। तो जानते हैं हाइड्रोजन तत्व का नाम संकेत हाइड्रोजन का H होता है, नाइट्रोजन का N होता है, फ्लोरीन का F होता है, कार्बन का C होता है, ऑक्सीजन का O होता है। ये है कहने का मतलब। ये भी आपसे दो या दो से अधिक तत्वों के नाम को एक ही अक्षर से शुरू होते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक तत्वों के नाम एक ही अक्षर से शुरू होते हैं तो ऐसी स्थिति में प्रत्येक तत्व के नाम का प्रथम अक्षर तथा उसके नाम का कोई अन्य प्रधान अक्षर उस तत्व के संकेत के लिए प्रयुक्त किया जाता है। संकेत का प्रथम अक्षर हमेशा बड़ा कैपिटल, दूसरा अक्षर हमेशा स्मॉल होता है। आ जाओ देख लो भाई ये पूछे जा सकते हैं, कभी समझ रहे हो मजाक कर रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है, तत्व बैरियम का जैसे Ba, कैल्शियम का Ca, ब्रोमीन का Br, मैग्नीशियम का Mn, ठीक है, मैग्नीशियम का Mg, मैग्नीज का Mg, Mn, ठीक है साई, क्लोरीन का LCl, ठीक है गाइज, क्लोरीन ऑक्साइड Ca लिख रहा, कैल्शियम ऑक्साइड, मकान बनाने के गारे के रूप में कास्टिक सोडा, वही बात है जो मैंने अभी आपको पीछे बताई थी। ठीक है गाइज, ये सब वही है, तो मैं आपको बार बार दोहराना नहीं चाहता। तो थैंक यू गाइज, अपने भाई को कमेंट्स में बता देना अगर कोई दिक्कत परेशानी हो। ठीक है, कोई क्वेश्चंस ना आए तो आगे फिर लेके चलेंगे आपकी धीरे धीरे क्लास। तो थैंक यू गाइज।